नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहाँ पर आप सबको अच्छे से पता है कि हम क्लास 11th की हिस्ट्री विश्व इतिहास के कुछ विषय की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 5th कंप्लीट कर लिया था जो नोमैडिक एम्पायर के ऊपर था। आज हम चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है हमारे चैप्टर नंबर 6 में। देखो जो ये यूनिट है चैप्टर नंबर 6 वो तीसरी यूनिट में आती है और इस यूनिट में बेसिकली जो बात की गई है वो 1300 से 1700 ईस्वी के मध्य का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में स्पेशली बात करी गई है। हम देखेंगे कि इस यूनिट के माध्यम से ही हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से उपनिवेशवाद का जो एक बीज है पूरे दुनिया में यूरोप के माध्यम से बो दिया जाता है, किस तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इसके साथ में ही पूरी दुनिया की संस्कृतियों का किस तरीके से खोज होता है, वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका किस प्रकार से खोज किया जाता है। ये जो सारी क्रियाएं हुई हैं इस टाइम पीरियड में उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 थ्री ऑर्डर्स क्या कहता है, पहले हम टाइम पीरियड को देखेंगे। इस चैप्टर में स्पेशली जो बात करी गई है वो 9वीं से 16वीं सदी के बीच के बारे में बात की गई है, जिसमें आप मान लीजिए कि जो पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा है उसके बारे में और ऑलमोस्ट लगभग यूरोप के बारे में बात करी गई है। साथ में ही जो राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं हुई हैं, चर्च की जो भूमिका रही है, ईसाई धर्म का किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, किस तरीके से वहाँ की जो सामाजिक श्रेणियां हैं यानी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है, उनका क्या नाम है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, रोमन साम्राज्य, 3 महाद्वीपों वाला साम्राज्य, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से उसका तीनों महाद्वीपों में अधिकार हो जाता है ना। तो तीनों कुछ हिस्सों में उसका अधिकार रहता है। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो जो रोमोत्तर युगीन जनजातियां रही हैं, उन्होंने क्या किया कि रोम साम्राज्य का जो पश्चिमी वाला एरिया था उस पर वो धीरे धीरे आक्रमण करने लगे थे। तो रोमन साम्राज्य का जो पश्चिमी एरिया था उस पर उनका कब्जा हो गया था। अब यहीं से स्टार्ट होती है एक अलग तरीके की सामाजिक व्यवस्था, एक कैथोलिक चर्च की एक जो भूमिका रही है ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, विश्व को व्यापार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक खोजों को खोजने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब हमें जो यूरोपीय इतिहास की जानकारी मिलती है उसके स्रोत क्या हैं, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले भूस्वामियों का विवरण है। भूस्वामियों का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पर जो राजा होता है उसके उसके अंडर जो काम करने वाले लोग थे वो सामंत थे, अभिजात वर्ग थे और राजा के द्वारा अपनी भूमि पर उनको अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है। और जो सामंत थे, सामंत जो है अपना काम सारा कृषकों से कराते थे। तो इस तरीके से भूस्वामियों का विवरण है वो एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है इतिहासकारों के पास। साथ में ही जो चर्च की भूमिका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कैथोलिक चर्च थे, और चर्च के माध्यम से ही इतिहासकारों को वहां पे जन्म, मृत्यु, विवाह के जो अभिलेख है, परिवार कितनी थी, संख्या कितने थे, ये सारी जानकारी चर्च के माध्यम से मिलती है। इसके बाद जो है व्यापारिक संस्थाओं का भी उल्लेख चर्च के माध्यम से मिलता है। साथ ही गीत और कहानियां भी उस टाइम के पीरियड में है कि किस तरीके से अपना जो धार्मिक गीत है उसको एक सामुदायिक गीत बनाकर प्रचलन किया जाता है। तो उन गीतों और कहानियों से भी हमें ज्यादातर जो जानकारी मिलती है वो यूरोपीय इतिहास के बारे में पता चलता है। अब देखो, 3 वर्ग क्या थे। 3 वर्ग का मतलब जो यूरोप का समाज था, पश्चिमी यूरोप का समाज था, उसमें 3 श्रेणियां थी, यानी समाज को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला जो वर्ग था वो ईसाई वर्ग, ये जिसको ईसाई था, ईसाई वर्ग में पादरी थे, ठीक है, जिनकी बिल्कुल स्पेशल, यानी राजा के बाद जो था वो कौन था, पादरी था। इसके बाद भूमि धारक अभिजात वर्ग आया, फिर कृषक वर्ग आया।
और इन तीनों के आप इस चैप्टर में इन तीनों के बीच में क्या सोशल रिलेशन था, किस तरीके से किस तरीके से ये सदियों तक इनके रिलेशन में उतार चढ़ाव आए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पादरी वर्ग कौन था? पादरी वर्ग वो था जो ईसाई समाज का मार्गदर्शन करता था, चर्च को संभालता था, धर्मोपदेश देता था और इसके अलावा नियमों का पालन करवाता था। ठीक है, धार्मिक समुदायों में आम जनता को अवेयर करता था। ये सारा काम पादरी वर्ग का था, जिसके बारे में हम आगे जाकर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभिजात वर्ग कौन था? अभिजात वर्ग वो था जिसके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे, सैन्य क्षमता थी और इसके अलावा अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण था, न्यायालय लगा सकते थे। इनके बारे में भी हम अभी आगे जाकर आगे स्लाइड्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो आता है कृषक वर्ग आता है, जिसके दो पार्ट है, ये स्वतंत्र किसान और कृषि दास, जिसको सर्फ कहा गया है। ठीक है, तो इन तीनों ही वर्गों के बीच में क्या संबंध रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और वो किस तरीके से सदियों तक उतार चढ़ाव की क्रिया इनके सामाजिक संबंधों में, इनके अपने रिलेशन में होती रही है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये मैप देखिए, इस मैप के माध्यम से जो पश्चिमी यूरोप वाला एरिया है उसको समझने की कोशिश करिए। ये आप देख रहे होंगे गॉल, गॉल जो आज का फ्रांस है। देखो, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो जर्मन की एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक लोगों ने गॉल पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया। तो इस क्षेत्र को जीतने के बाद में वो फ्रैंक, उनका नाम क्या था जनजाति का? फ्रैंक था। तो फ्रैंक नाम से ही ये जो एरिया है इसका नाम फ्रांस पड़ गया था। तो आप देखेंगे कि जर्मन मूल की जो भी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं हमें गॉल में मिल जाती हैं। फिर यहाँ की जनजातियों ने, यहाँ के ट्राइब्स ने जहां जहां जाकर आक्रमण किया या जिस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, वहां पर ये जो विशेषताएं हैं इनकी, ये यूरोप के उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये सारी विशेषताएं आपको फ्रांस, यानी जिसको गॉल कहा जाता है, फ्रांस में मिल जाएंगी, स्पेन में मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो ये इंग्लैंड वाला एरिया है इसमें भी इस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाएंगी। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राजा के पास, जैसे मान लो राजा है, ठीक है, राजा के पास बहुत सारी जमीनें हैं। अब राजा के पास अगर ये पूरा उसका क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को राजा ने कई हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, कई हिस्सों में बांटने के बाद में उसने अपने सभी हिस्से के लिए एक एक सामंत नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो यानी हर एक हिस्से में क्या हो गया? एक सामंत हो गए। यानी इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो सामंत था उसके पास एक भूमि का टुकड़ा होगा जो उसको राजा के माध्यम से मिला होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सामंतवाद शब्द, फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप में हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो इसका प्रयोग किया गया है इस शब्द के लिए, ये आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। जो फ्यूडलिज्म शब्द में फ्यूड है, ठीक है ना, ये जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। देखो, जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मन के जो लोग थे, फ्रैंक जो जनजाति थी, उसने गॉल पर आक्रमण किया और उसने जो है फ्रांस वाला एरिया जीत लिया था। तो फिर जो फ्रांस वाला यानी गॉल वाला एरिया जीतकर उसको फ्रांस नाम दे दिया था, उन्हीं के नाम पर पड़ गया था वो फ्रांस। तो जो भी फ्रांस की जो भी विशेषताएं थी, उसकी जो सामाजिक कल्चर था, वहां जो कुछ भी होता था, वो सारी चीजें कहाँ पर आ गई थी? गॉल में या फ्रांस में आ गई थी। तो इसीलिए एक जर्मन मूल का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा, है ना। तो इसके बाद हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जो सामंतवाद है वो धीरे धीरे उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो जो कृषक उसके साथ काम करते थे उनका वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन तीनों रूप से उसकी रक्षा भी करता था और उनसे काम भी लेता था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो किसान थे वो सामंत के लिए काम करते थे और सामंत जो है ये भरोसा दिलाता था कि वो उनकी रक्षा करेगा हर तरीके से। तो यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी यही व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी।
क्योंकि जर्मनी की जो जनजातियां थी, जो जर्मन जनजातियां थी, उन्होंने अलग अलग जगहों पर हमला किया था, वहां पर राज किया था, उन क्षेत्रों को जीता था। तो धीरे धीरे फिर फ्रांस में और उसके बाद इंग्लैंड, फिर दक्षिण इटली और स्पेन वाले एरिया में आपको ये सामंतवादी व्यवस्था फैलते हुए मिल जाती है। अब सामंत सामंत को क्या कहा जाता था? सामंत को कहा जाता था लॉर्ड। क्या कहा जाता था? लॉर्ड। और कृषक कृषक थे, और इनके बीच के ही संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब क्या है, कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करता था। यानी जो 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 ये खेत मिला था, एक सामंत को ये वाला प्रॉपर खेत मिल गया, ठीक है। तो इस प्रॉपर खेत पर जितने भी किसान होंगे, वो सारे इस पूरी जमीन पर खेती करेंगे, और उनकी उनकी खुद की भी कुछ जमीनें होती थी, और इसके साथ में जो लॉर्ड की जो जमीन होती थी उस पर भी वो खेती करते थे, है ना। तो इस तरीके से जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी वो चल रही थी। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था में सामंतवादियों को कैसे कैसे और कितने व्यापक अधिकार मिल चुके थे। एक तरीके से मान लो कि ये राजा है, राजा का ये पूरा राज्य है, पूरा एक देश है, ये पूरा एरिया है, तो उसको कई पार्ट में यानी कई क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, और इन क्षेत्रों को कई सारे क्षेत्रों में सामंत ने कृषकों के माध्यम से डिवाइड कर दिया, कृषकों को दे दिया, यानी जो किसान थे उनको दे दिया। इसके साथ लॉर्ड के कृषकों पर देखो न्यायिक अधिकार भी थे, यानी ये न्याय भी करते थे, ये दंड भी देते थे, न्याय भी करते थे, इनके पास सेना भी थी, इनके पास जमीन भी थी, ये किसानों से काम भी करा लेते थे। तो इनके पास पावर क्या थी, और इनके पास कहीं कहीं तो इनके पास मुद्रा भी, मतलब मुद्रा भी अपनी चला सकते थे। तो इस तरीके से इनके पास जो अधिकार थे वो व्यापक थे। सामंतवाद का अध्ययन, देखो सामंतवाद का अध्ययन जो हमारे सामने आया है वो किसने करा? तो सामंतवाद का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो है फ्रांस के मार्क ब्लॉक। इन्होंने सबसे पहले सामंतवाद के बारे में अध्ययन करा था, और सामंतवाद से जुड़ी जितनी भी प्रकार की विशेषताएं थी यूरोप के समाज में, जहां जिस तरीके से ये फैली थी, उसके पीछे का जो भी इतिहास था, उसके बाद में उसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, किस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था का धीरे धीरे समापन हुआ, ये सब चीजों के बारे में जो पहला अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? मार्क ब्लॉक, है ना। और मार्क ब्लॉक इतिहास को एक अलग परिप्रेक्ष्य में भी देखता है। उसका कहना है कि इतिहास की जो विषय वस्तु है वो राजनीतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। मतलब वो ये कह रहा है कि इतिहास सिर्फ यही नहीं है कि पॉलिटिकली एक दूसरे पर हमला कर लिया, एक दूसरे के साथ संधि कर ली, या एक दूसरे के साथ व्यापार करके अंतरराष्ट्रीय संबंध बना लिया, या कुछ जो इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं या कुछ लेखक या इतिहासकार हुए हैं उनकी जीवनियां पढ़ ली, तो यही इतिहास है। वो कहता है कि इतिहास को भूगोल से देख कर या जोड़कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा भूगोल होगा इतिहास भी वैसा ही होता जाएगा। अब प्रथम वर्ग क्या था? हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रथम वर्ग था हमारा पादरी वर्ग। यहाँ पर हम पादरी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि पादरी कौन थे, कहाँ रहते थे, और किस तरीके से उनका जो प्रभाव था वो ईसाई समाज पर या वहां की जनता पर था। तो देखो सबसे पहले जो पादरियों और बिशपों का क्या काम क्या था? समाज का मार्गदर्शन करना, यानी लोगों को बताना कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे, राजा द्वारा देखो जो कैथोलिक चर्च था इसका अपना खुद का नियम था, ठीक है ना, और वो नियम वो फॉलो करवाते थे। और जो पादरी थे उनको राजा ने जमीनें दी थी, ये सामंत से अलग हैं। सामंत को जो जमीनें दी गई हैं, भूमि की टुकड़ियां दी गई हैं, वो अलग है। जो पादरियों को दी गई हैं वो अलग है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि जो सामंत को दे दी फिर उसी को पादरी को दे दी, नहीं, दोनों को दी गई जमीनें अलग अलग होती थी। तो राजा ने उसको जमीनें दी, और उस पर जो भी उपज होती थी या जो कुछ भी किसान उगाता था, उससे वो टैक्स वसूल करता था उन जमीनों से। तो और इसके अलावा चर्च एक अलग संस्था थी, वो राजा पर निर्भर नहीं थी। तो अगर वो राजा पर निर्भर नहीं है तो अपने आप वो बहुत एक शक्तिशाली और एक मजबूत इंस्टीट्यूट या एक संस्था होकर उभर जाती है।
जो चर्च का अध्यक्ष था वो कौन था? पोप था। कौन था? चर्च का अध्यक्ष कौन है? पोप है ना। और इसके अलावा बिशप होते थे। बिशप का काम क्या था? कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखो, जो पोप होता था वो कहाँ रहता था? वो चर्च में रहता था। लेकिन बिशप जो होता था वो चर्च में नहीं रहता था, वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार करता था, बाहर जाता था, लोगों को जो है लोगों को धर्म के बारे में बताता था, और लोगों को राय देता था कि किस तरीके से आगे बढ़ें, कौन सा काम करें, कौन सा नहीं करें। इस तरीके का काम था बिशप का। साथ ही जो चर्च था वहां पर प्रत्येक रविवार को लोग इकट्ठा होते थे, और एक सामूहिक प्रार्थना प्रार्थना होती होती थी, और साथ में धर्म के ऊपर उपदेश भी होता था। और ये किस दिन होता था? प्रत्येक रविवार को होता था। इसके बाद पादरियों और बिशपों की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले हम पादरियों और बिशपों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो पादरी कौन लोग नहीं बन सकते थे? पादरी वो लोग नहीं बन सकते थे जो कृषि में दास हैं, या शारीरिक जो उनका फिजिकली वो सही नहीं है, या औरतें नहीं बन सकती थी, ये लोग पादरी नहीं बन सकते थे। ठीक है। पादरी कौन था? पुरुष होता था और वो शादी नहीं कर सकता था। ठीक है, ये रूल था। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे, यानी जैसे सामंत, लॉर्ड या अभिजात एक सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जैसे इंपॉर्टेंट एक पर्सन थे, उसी तरीके से जो बिशप थे वो धर्म के क्षेत्र में अभिजात वर्ग माने जाते थे। और इसका राजा मान लो पोप है, और इसका जो सामंत है वो कौन है? बिशप है। इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बिशपों के पास लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी, और वे शानदार महलों में रहते थे। ठीक है, ये भी महल में रह रहे थे। अमीरों द्वारा अब जो चर्च है उसको आमदनी कहाँ से हो रही है? तो उसके आमदनी के कुछ स्रोत हैं, कुछ सोर्सेज है। पहला स्रोत तो ये था कि जो राजा ने उसको जमीन दे दी, तो जमीन से जो उपज हुई उससे जो भी टैक्स मिला वो उसका एक एक आय का सोर्स हो गया। इसके अलावा जो अमीर लोग थे, अमीर लोग जो थे वो अपने कल्याण के लिए, या जो उनके रिलेटिव जो मर चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ दान देते थे। अपने मन से जो दान दे दिया तो वो एक आय का एक सोर्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो सोर्स था आय का, वो चर्च के पास आ जाता था। इसके अलावा एक कर था। कर क्या था? देखो, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहा जाता था। यानी टीथ क्या था? चर्च जो है एक वर्ष के अंतराल में, मतलब एक साल में कृषक से उसकी जो उपज होगी, कौन सी जमीन से लेगा, कौन सी भूमि से लेगा? उस भूमि से लेगा जो भूमि उसको मिली है राजा के माध्यम से, है ना, जो उसको राजा ने दी है। तो उस जमीन के पे जो किसान उगाएगा तो उसकी उपज का जो भी 10वां भाग होगा, तो 10वां भाग का जो अधिकार है, 10वां भाग जो जाएगा वो किसके पास जाता था? वो जाता था चर्च के पास में। और इस कर को क्या कहते थे? इसको कहते थे टीथ। अब भिक्षु या मोंक कौन थे? क्योंकि हम पादरी वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम पहले वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई सारे थे। जैसे हमने पादरी पढ़ा, बिशप पढ़ा, तो अब हम भिक्षु या मोंक या नन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये पादरियों के विपरीत, ये जो कहाँ रहते थे? चर्च से बाहर रहते थे, और ये धार्मिक समुदायों में रहते थे, और जिन धार्मिक समुदायों में रहते थे उनको मठ कहा जाता था। यानी ये चर्च में नहीं रहते थे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये चर्च से दूर मठ में रहते थे, एक धार्मिक समुदाय में रहते थे। और इनके जो नियम थे वो बहुत टफ थे, बहुत कठिन थे, जिसका पालन इनको करना पड़ता था। ठीक है। और इसमें क्या था? धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें इन धार्मिक समुदायों को क्या कहा जाता था? एबी, है ना। और या मोनेस्ट्री, क्या कहा जाता था? मोनेस्ट्री। अब देखो, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है। मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है वो क्या कहलाता है? मोनेस्ट्री, है ना। तो ये अकेले रहते थे, ये भी शादी नहीं करते थे, और ये चर्च से बाहर रहते थे और धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिसको भिक्षु मठ कहा जाता था। और इनके जो नियम थे वो बहुत कठिन थे, बहुत टफ थे। और एनसीईआरटी की बुक में दो बहुत ही प्राचीन
और यूरोपीय मठों जो चर्च है उसके बारे में बताया गया, वो क्या थे। देखो 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट, ठीक है, एक चर्च था, और साथ में ही बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भिक्षुओं की विशेषताएं, यानी भिक्षुओं की क्या विशेषताएं थी। तो ये एबी या मोनेस्ट्री मठ में निवास करते थे। ये हमने पहले ही पढ़ा कि एक धार्मिक समुदाय था या एक मठ था जिसमें ये रहते थे, और ये आम आदमी से दूर भी रहते थे। ठीक है, ये आम आदमियों को धर्म के बारे में बताते तो थे, लेकिन उनसे दूर रहते थे। इसके बाद ये निश्चित नियमों का पालन करते थे। उन टाइम पर उठना, प्रार्थना करना, शारीरिक श्रम करना, कृषि करना, व्रत रखना, बहुत सारे टफ काम थे जो टाइम टाइम से ही इनको करना रहता था और उनका पालन भी करना रहता था। ठीक है, और पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी में पुरुष और ये गलत छप गया है, पुरुष और स्त्रियां दोनों ही शामिल थे, यानी दोनों ही जो ये भिक्षु का जीवन है वो अपना सकते थे। जो पुरुष भिक्षु था उसको मोंक कहा जाता था, और जो स्त्रियां भिक्षुक थी उनको नन कहा जाता था। ठीक है, तो यानी भिक्षु और भिक्षुणियां हो बन गए थे ये मोंक और नन के रूप में। अब पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग औबे थी, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मठ में वो रहते थे। ठीक है, और ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने और दान देने से अपनी जीविका चलाते थे। ये घूमते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे, और साथ में ही जो उनको दान मिलता था उससे अपनी जो है लाइफ को चलाते थे। फ्रांसीसी समाज में मठों का योगदान, ठीक है ना, मठों का क्या योगदान था। तो देखो जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है, तो हम देखते हैं कि जो भिक्षु हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो जैसे भिक्षुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए जो मठों का आवास होगा वो भी बढ़ता रहता है। तो मठों की संख्या में वृद्धि हुई, और साथ में ही जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी इससे रिलेट होने लगे। यानी जैसे स्कूल बना लिया तो उसमें रहने की जगह बना दी, और कॉलेज बना लिया तो उसमें इनके रहने के लिए जगह बना दी, अस्पताल बना दिया तो उसमें इनके रहने के लिए थोड़ी सी जगह बना दी। तो इस तरीके से इनका विकास और इनकी संख्या बढ़ती चली गई। और एक ऑबेस हिलगेट का नाम आता है। ये प्रतिभाशाली कौन थे, संगीत थे, यानी म्यूजिशियन थे, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने जो चर्च की प्रार्थनाएं थी, जो चर्च में प्रार्थनाएं की जाती थी, गाई जाती थी, उनको सामुदायिक यानी एक लोक भाषा में, एक इजी वे में, एक गाने के रूप में उसको प्रचलित कर दिया। तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद देखो कुछ ऐसे भी भिक्षु हुए जिन्होंने कहा कि वो मठों में नहीं रहेंगे। हमने एक पढ़ा था पोप, जो चर्च में रहते थे। इसके बाद बिशप, जो चर्च में भी रह सकते थे, और साथ में ही जो अपना कुछ किसी बड़ी बिल्डिंग में रह सकते थे वो। इसके बाद हमने पढ़ा भिक्षु जो मठों में रहते थे। इसके बाद जो एक और आता है फ्रायर। फ्रायर क्या, कौन से लोग थे, वो लोग थे जो कहते थे कि हम मठों में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 13वीं सदी में ऐसे भिक्षुओं का समूह बना जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। उन्होंने कहा कि वो मठों में नहीं रहेंगे। उन्होंने निर्णय लिया वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देंगे, और जो कुछ भी मिलेगा उससे उनका जीवन चलेगा। अब दूसरा वर्ग आ जाता है अभिजात वर्ग, जिसका बहुत बड़ा रोल है यूरोप की जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक, इन तीनों तीनों चीजों के लिए इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, देखो यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, जो ये अभिजात वर्ग या का जो प्रादुर्भाव होता है वो कैसे होता है। इसके पीछे की स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, कि जो जर्मन मूल के लोग थे उनकी एक जनजाति थी फ्रैंक, और वो कैसे फ्रांस पे हमला करती है और उसको गॉल पे हमला करती है, और उसको गॉल से उसका नाम बदलकर बाद में फ्रांस हो जाता है। इस तरीके से फ्रांस बन गया। तो जर्मन में एक प्रथा प्रचलित थी जिसको बोला जाता था वैसलेज। कौन सी प्रथा बोली जाता था, वैसलेज। तो ये देखा गया कि यही प्रथा बाद में फ्रांस में आई, फिर यही इटली में आई, यही स्पेन में आई, और यही इंग्लैंड में आई।
तो धीरे धीरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह और धीरे धीरे पूरे यूरोप में ये प्रथा फैल गई थी। अब इसमें क्या था, इसमें बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामी के अधीन होता था। मतलब आप ये समझ लो एक क्रम बना दिया गया, ठीक है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले क्रम पे राजा को रखा गया, फिर उससे नीचे वाले क्रम में अभिजात वर्ग को रखा गया, फिर उससे नीचे वाले क्रम में राजा है, फिर इसके बाद पादरी है, फिर अभिजात वर्ग आता है और इसके बाद सबसे नीचे कृषक वर्ग को रखा गया। जब ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी, यानी जब ये राजा के नीचे पादरी है, ठीक है, पादरी पूरी तरीके से स्वतंत्र होता था, इसकी एक अलग सत्ता होती थी। जो सामंत होता था, सामंत जो है राजा को अपना स्वामी मानता था, ठीक है, जिसको कहा गया है सेन्योर, लॉर्ड, या फिर रोटी देने वाला, जिसका अर्थ होता है, ये लिखा हुआ ना देखो, रोटी देने वाला, है ना। तो इसी तरीके से जो सामंत था उसको लॉर्ड कौन मानता था, उसको किसान लॉर्ड मानते थे, यानी रोटी देने वाला मानते थे। और इसके बदले में राजा कहता था कि मैं तुम्हारी यानी सामंतों की रक्षा करूंगा, और सामंत कहते थे या अभिजात वर्ग कहते थे कि मैं कृषकों की रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से जो ये व्यवस्था थी, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई, और इसी प्रथा को कहा जाता था वैसलेज, है ना। अब इसमें क्या किया जाता था, इसमें प्रॉपर रीति रिवाज के माध्यम से शपथ दिलाई जाती थी। कहाँ पर, चर्च में जाकर बाइबल की शपथ दिलाई जाती थी कि भाई आप मेरे सामंत हैं, और सामंत कहता था कि मेरे राजा हैं और मैं आपके लिए उत्तरदायी हूँ, आपके लिए जो कुछ भी काम है सारी चीजें उसमें वर्णित होती थी और वो बोलता था। इसी तरीके से किसान भी ऐसा करते थे सामंत के लिए। तो एक प्रॉपर एक प्रथा प्रचलित थी, है ना। तो उस प्रथा को ही बोला गया है वैसलेज प्रथा, और यही जो वैसलेज प्रथा है ये जर्मन से फ्रांस में, और फ्रांस से इटली, स्पेन और इंग्लैंड में धीरे धीरे फैल गई, और वहीं से सामंतवादी व्यवस्था उत्पन्न होती है। और अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग, राजा और कृषक, ये जो है ना, इनका क्रम डिसाइड होता है। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानता था, और इसको क्या कहते थे, स्वामी को सेन्योर या फिर लॉर्ड कहा जाता था, और इसका मतलब होता था रोटी देने वाला। अभिजात वर्ग की क्या विशेषताएं थी, अभिजात वर्ग की सबसे पहली विशेषता ये थी कि उसकी अपनी संपदा थी, स्थायी थी, और वो पूर्ण नियंत्रण, उस जो भी संपदा थी उसके पास, उस पे उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण था। उसके पास अपनी खुद की सैनिक क्षमता थी, उसके पास अपना न्यायालय था, और इसके अलावा वो अपनी मुद्रा प्रचलित कर सकता था, वो अपनी जमीन का मालिक था, और उसके साथ साथ में अपने व्यक्तियों का भी मालिक था जो उसकी जमीन पर काम करते थे, है ना। तो और जहां पर वो रहते थे, जहां पर उनका जो घर था, उस घर को मेनर कहा गया है। क्या कहा गया है, मेनर कहा गया है। और इसके मेनर का जो डायग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में अभी आप देखेंगे। तो अब देखो यहाँ से हमें जो अभिजात वर्ग की विशेषताओं के रूप में जो उनकी शक्तियां हैं वो समझ में आती हैं कि किस तरीके से ये शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो सामंत है, जो अभिजात वर्ग है, उसकी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि घर और खेत होते थे, उनका घर मेनर कहलाता था, और वह गांव पर नियंत्रण रखता था। क्या रखता था, गांव पर नियंत्रण। यहाँ पर नियंत्रण, ये नियंत्रण है, गलत छप गया है ये। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे, ठीक है, यानी कुछ जो लॉर्ड थे वो अनेक गांव के मालिक थे। और कहा गया है कि एक एक जागीर में, मेनर की जो एक जागीर थी, यानी जो सामंत की एक जागीर थी, उसमें दर्जन भर परिवार हो सकते थे, या फिर 50 से 60 परिवार भी हो सकते थे, है ना। यानी दर्जन भर भी एक परिवार हो सकता था, एक गांव हो सकता था जिसमें दर्जन भर लोग हो सकते थे, या फिर उसकी जागीर में कई गांव हो सकते थे जिसमें 50 से 60 परिवार हो सकते थे। इस तरीके से उसके साम्राज्य को, यानी सामंत या अभिजात वर्ग के साम्राज्य को बताया गया है। अब देखो 13वीं सदी के इंग्लैंड के मेनर की एक जागीर है ये। अब इसमें इसके जागीर के बारे में बताया गया है। इसका घर देखो, घर बना है और साथ में ही यहाँ पर सब कुछ है,
यानी इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इसका एक तरीके से राज्य समझ लो, ये राज्य है और उसमें सब कुछ हमें दिख रहा है, जंगल भी है, चरागाह भी है, खेत के भी मैदान है, नदियां भी हैं और यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, ठीक है। और ये पवन चक्की और जल चक्की का प्रयोग करके जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी एक तरीके से उद्योग है, वो सारी व्यवस्था है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से जागीर यानी एक पूरा एक राज्य है। अब नाइट क्या है? जब वो टाइम पीरियड था तो उस टाइम पीरियड में यानी जो सामंत वाला जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कोई संगठित सेना नहीं थी, ठीक है। जो किसान थे वही खेती का भी काम करते थे और उसके बाद जब युद्ध होता था तो वही चले जाते थे युद्ध करने। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और धीरे धीरे साम्राज्य फैलाने की या साम्राज्य को विस्तृत करने की जो एक भावना है जन्म लेने लगी, तब लगा कि अश्वारोही होने चाहिए। अश्वारोही का मतलब कि ऐसे होने चाहिए, घुड़सवार होने चाहिए, घोड़े होने चाहिए जो युद्ध में भाग ले सके और एक एक अच्छी सी सेना तैयार हो सके, है ना। तो इस भावना के विकास के साथ में ही कुशल अश्वसेना की आवश्यकता जब महसूस हुई उनको, तो एक नए वर्ग को बढ़ावा मिला, एक नया वर्ग जन्म लिया जिसको बोला गया नाइट्स। क्या कहा गया? नाइट्स। अब ये नाइट्स कौन थे? ये नाइट्स वो अश्वारोही थे, वो कुशल सैनिक थे जो लॉर्ड के अंडर काम करते थे। लॉर्ड यानी सामंत या अभिजात वर्ग के अंडर में काम करते थे। और नाइट्स को भी जमीनें दी गई थी, ठीक है, उसको भी भूमि दी गई थी। किसने दी थी? सामंत ने या अभिजात ने दी थी। और ये जो लॉर्ड है या लॉर्ड के प्रति उत्तरदायी होता था, कौन? नाइट्स, है ना। ये जो है अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, नाइट्स है, अश्वारोही है, सेना का काम है, तो वो सैनिक जो गतिविधियां थी उसको बढ़ाने के लिए काम करता रहता था। क्या काम करता था? बाड़ बनाने का काम, घेराबंदी करता था, पुतलों के से रणकौशल का काम करता था और ये अभ्यास का काम उसका दिन प्रतिदिन क्या है? चलता रहता था। और ये लॉर्ड के प्रति वफादार हो सकता था, इसकी जो सेवाएं थी वो लॉर्ड के लिए थी यानी सामंत के लिए थी। और अगर लॉर्ड चाहे तो वो तब जाके नाइट्स दूसरे लॉर्ड के लिए काम कर सकता था। अब यहाँ पर जो लॉर्ड ने नाइट को भूमि प्रदान की है ना, लॉर्ड भी नाइट को भूमि देता था, तो जो भूमि प्रदान की है नाइट को, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था फीफ, है ना। और इस फीफ को उत्तराधिकार में भी पाया जा सकता था, यानी उसके बच्चों को भी दिया जा सकता था सामंत के द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो किसान एक सेना के रूप में काम कर रहा था, उसकी जगह पर एक कुशल सैनिकों की टीम तैयार की जाती है, संगठित सेना तैयार की जाती है जिसमें अश्वारोही भी हैं, है ना। और उसको किस तरीके से नाइट जमीन देता है, और वो जमीन ऐसे नहीं था कि थोड़ा सा जमीन, वो एकड़ में जमीन फैली होती थी, कई एकड़ में फैली होती थी, और वहीं पर नाइट से रिलेटेड जो कुछ भी सारी सुविधाएं थी नाइट के लिए, वो सारी सुविधाएं उस जमीन में थी। उससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे थे उसके लिए पवन चक्की की व्यवस्था थी, खेती के लिए, चरागाह के लिए, ये सारी व्यवस्था उसी जमीन पर करवा दी जाती थी। अब सामंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे, यानी जो इसकी भी जमीन थी, हमने देखा था कि जो सामंत की जमीन थी उसको भी किसान जोतते थे। तो इसी तरीके से जो नाइट की जमीन थी, जो जिसको फीफ कहा जाता था, उसकी भी जो जुताई बुताई बुआई का जो काम था, या सारा किसान का जो कुछ भी काम था खेती का, वो सारा कौन करता था? उस जमीन पर रहने वाले जो कृषक थे वो करते थे। इसके बदले में नाइट क्या करता था? नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था, है ना। अब ये सारा उसको जमीन मिल गया, लोग मिल गए, सारी व्यवस्था कर दी गई, तो इसके बदले में एक निश्चित रकम देता था। कौन? नाइट देता था अपने लॉर्ड को या सामंत को देता था, और साथ में ही ये वचन देता था कि जब भी युद्ध होगा तो युद्ध में वो उसकी तरफ से यानी लॉर्ड की तरफ से लड़ेगा। तो अब जिसके पास सेना है, और स्पेशली जो कुशल सैनिक संगठित सेना है, तो उसकी जो पावर है अपने आप बढ़ती गई। इस वीडियो में
इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरे वीडियो में आएगा, जिसमें हम इस स्पेशली क्या क्या परिवर्तन होता है 3 वर्गों के संबंधों के बीच में, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा साथ दिया है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।